हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जिससे कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे और जो फॉर्मूले है हम इसी के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग इसके फॉर्मूले को और जो भी थोड़ी बहुत थ्योरी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक इस वीडियो को आप लोग देखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपके पास समय की शॉर्टेज होती है, तो अगर आपको इस टाइप से, अगर आप वीडियोस के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप फॉर्मूले को देख पाते हो, क्या फॉर्मूला है, कुछ समझ पाते हो फॉर्मूले को, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I are superposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beams are. तो यहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्स हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट की। इंटेंसिटी आपको दी हुई है, ठीक है, दो इंटेंसिटी दी हुई है, I1 और 4I आपको दिया हुआ है, और सुपर पोजिशन यहाँ पे हो रहा है। तो आपको जो पूछ रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज़ रिजल्टिंग बीम का क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना है, अगर मैं आई मैक्स की बात करूँ, तो आपका आई मैक्स होता है रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और वही अगर आपको मिनिमम निकालना है, तो इस जगह आपका जहाँ पे प्लस है वहाँ पे यू हैव टू यूज़ द नेगेटिव साइन, ठीक है। अगर आप नेगेटिव साइन यूज़ करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आई मिनिमम आपको मिल जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको कुछ टाइम नहीं लगने वाला। तो आप यहाँ पे आई मैक्स, अगर मैं आपको सीधे बोलूँ कि आई मैक्स आप फाइंड आउट कर दो, तो आई मैक्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, रूट अंडर I1। तो आपको सबसे पहले I1 की वैल्यू आई दी हुई है और I2 की वैल्यू है 4I, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे रूट I, और ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 4I। अगर आप लिखोगे तो रूट 4 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा रूट I, ठीक है, और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो आप यहाँ सिंपली देख सकते हो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 रूट I, तो इट विल बी 9I। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपके पास 9I आ चुका है। अब आप क्या करोगे, मिनिमम इंटेंसिटी निकालोगे। तो मिनिमम इंटेंसिटी जो आपको निकालना है, तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए आप देखोगे यहाँ पे आपके पास मिनिमम इंटेंसिटी के साथ आप नेगेटिव साइन के साथ इसको सॉल्व कर लो। जब नेगेटिव साइन के साथ अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका रूट I माइनस 2 रूट I, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो आपका ये हो जाएगा कितना, सॉल्व करके इसका I आ जाएगा। बस यही आपका सोल्यूशन हो जाता है। ऑप्शन आप देख लो, यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी है 9I और मिनिमम इंटेंसिटी है I। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा, क्योंकि टाइम की कमी होती है, तो क्वेश्चंस का लेवल आपका नॉर्मल रहेगा, आपको एक्यूरेसी आपको दिखानी है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो आप ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है और मिनिमम इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, प्लस प्लस माइनस की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम लोग चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ो यहाँ पे आप, टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटीज I and 4I, ठीक है, interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the beams is pi by 2 at point A.
एक पॉइंट ए पे देखा, वहाँ पे फेस डिफरेंस कितना हो गया बीम्स के बीच में, π/2 का है, फाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। फेस डिफरेंस को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं जनरली, और पॉइंट बी पे जो है फाई की वैल्यू आपको पाई दी हुई है 180। तो डिफरेंस आपको बताना है बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज़ ए और बी पे, तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको ए पे निकालना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला सीखेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट, तो ये सिंपल सी फॉर्मूले है इसकी, देखो आई आर, रिजल्टेंट आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाई। यही जो आप फेज डिफरेंस की बात कर रहे थे वही है फाई। फाई क्या है आपका, फेज डिफरेंस, ठीक है। आपके पास I1 I2 की वैल्यू है, अब यहाँ पे आप पुट करते जाओ, आपको वैल्यूज़ मिलते जाएंगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे आई आर निकाल लेते हैं, किस पे, पॉइंट ए पे हम लोग निकाल रहे हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। I1 की वैल्यू आपको दी हुई है I, और I2 की वैल्यू आपके पास है 4I। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये I प्लस 4I और ये 2 इंटू रूट अंडर I इंटू 4I, और यहाँ पे आपके लिए पॉइंट ए पे आपको दिया हुआ था फेज डिफरेंस cos फाई। तो अब देख सकते हो ये cos फाई जो है cos π/2 सॉरी, cos फाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, cos π/2। तो cos π/2 cos 90 वी नो 90 होता है, 90 होता है cos π/2 आपका 90 cos 90 पे हो जाएगा 0। तो जब 0 हो गया तो ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म आपको 0 लिखना है, आप रिपोर्ट करना है, ये हो जाएगा आपका 5I। तो पॉइंट ए पे आपने देख लिया रिजल्टेंट कितना है 5I है। तो सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग पॉइंट बी पे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉइंट बी पे जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, जब पॉइंट बी पे फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा I प्लस 4I, और आपको यहाँ पे पॉइंट बी पे आपका जो फेज डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना है, ये हो जाएगा I इंटू 4I इंटू ये हो जाएगा cos पाई हम लोग जानते हैं क्या होता है, cos पाई इज़ -1 होता है। तो वैल्यू ये क्या आ जाएगी सॉल्व करके, ये हो जाएगा, ये वाला टर्म हो गया 5I, ओके। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2I, और ये हो जाएगा 4I, हो जाएगा 5I माइनस 4I, इट कम्स आउट टू बी I, ठीक है। तो आपने देख लिया बी पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आई I, और ए पे हम लोगों ने देख लिया रिजल्टेंट इंटेंसिटी 5I आया, ठीक है। हम लोगों को निकालना क्या था, डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, हम लोगों को डिफरेंस फाइंड आउट करना था, क्या देखो, और डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज ए एंड बी। तो हम लोगों ने ए पे निकाला 5I और बी पे आपका कितना हो गया I, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 4I डिफरेंस हो जाएगा, ये आंसर हो गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज़ हाफ्ड। देखो सेपरेशन जो होता है स्लिट्स के बीच में जो सेपरेशन आपका है, ठीक है, उसको हम लोग सेपरेशन को हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, देखो, और जो डिस्टेंस बिटवीन जो स्लिट्स की बात हो रही है वो स्मॉल d से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और फ्रिंज विड्थ आपको बोल रहा है, तो और फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला हो जाता है, आपको याद रखना है, मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा बीटा इज़ इक्वल टू, जो आपका फ्रिंज विड्थ की यहाँ मेंशनिंग की हुई है, तो बीटा इज़ इक्वल टू हो जाता है लैम्डा, जो आपका वेवलेंथ है d, जो अपने यहाँ पे हमने बताया कि सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन डिवाइडेड बाई स्मॉल d है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिपेंडेंस आप देख सकते हो, क्या डिपेंडेंस है, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि जो डिस्टेंस है स्लिट्स के बीच में उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा
मान लेते हैं हम लोग कि बीटा डैश हो जा रहा है, ठीक है, बीटा डैश में, और वेवलेंथ तो आपका सेम रहेगा, ठीक है, वेवलेंथ सेम रहेगा। और यहाँ पे आपका क्या कर दिया गया है, सेपरेशन को आपने हाफ कर दिया है, सेपरेशन को हाफ कर दिया है स्लिट्स के बीच में, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल्ड। अच्छा, यहाँ उल्टा दे दिया है, सॉरी यहाँ पे दोनों, इस डी को आप एक्सचेंज कर लो, इस डी को एक्सचेंज कर लो, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल डी, इसको बोलते हैं कैपिटल डी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो जाएगा 2D, और आपने स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हो ये चीज़ आ जाएगा 4 लैम्डा डी बाई डी, यही चीज़ हमारा क्या है, बीटा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि क्या हो रहा है आपका 4 टाइम्स हो जा रहा है आपका, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होने वाला है, डी ऑप्शन होने वाला है आपका, क्वाड्रुपल्ड 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो आप फॉर्मुलेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, जो आपका स्मॉल डी है, स्मॉल डी है आपका स्लिट्स के बीच में जो सेपरेशन है, और जो कैपिटल डी है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। अब हम लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। 4th क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर लैम्डा 1 4000 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा 2 इज 5000 एंगस्ट्रॉम, देन रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव रिजॉल्विंग पावर्स, ठीक है। अब देखो रिजॉल्विंग पावर की बात आ जा रही है, तो रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल टाइप से रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है, तो बताता हूँ। रिजॉल्विंग पावर जो है एक्चुअली वो या तो टेलीस्कोप का हो या माइक्रोस्कोप का हो, वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर एक्चुअली कुछ नहीं होता है, रिजॉल्विंग पावर एक्चुअली स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, या आप बोल सकते हो कि स्मॉलेस्ट जो एंगुलर सेपरेशन होता है दो पॉइंट्स के, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, जो एक माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप रिजॉल्व कर पाती है, दिखा पाती है विदाउट द ओवरलैपिंग ऑफ देयर इमेजेस, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के लिए हो या इसके लिए हो, क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप के लिए हो, ठीक है। तो फॉर्मूला जो इसका होता है हमारे पास, आप दोनों केस में देखोगे, जैसे अगर मैं बता दूं आपको माइक्रोस्कोप की बात करूं, अगर मैं बात कर रहा हूं, तो माइक्रोस्कोप के केस में जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो होता है 2 म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हो जाता है साइन थीटा बाई लैम्डा। तो आप यहाँ देख सकते हो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रिजॉल्विंग पावर जो है आपका लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये तो हो गया माइक्रोस्कोप का केस, मैंने आपको बता दिया। अगर हम लोग यही टेलीस्कोप का केस देखते हैं कि टेलीस्कोप के केस में क्या होता है भैया, तो टेलीस्कोप के केस में आप देख सकते हो, टेलीस्कोप के केस में होता है रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो होता है आपका कैपिटल डी बाई 1.22 लैम्डा। तो आप इस केस में भी आप देख सकते हो कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के लैम्डा के, ठीक है। तो आपको यहाँ सिंपली वेवलेंथ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, और वेवलेंथ दिया हुआ है, आप बस आपको रिजॉल्विंग पावर का रेशियो आपको देख लेना है। तो हमारा इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर 1 बाई रिजॉल्विंग पावर 2 इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्स में ही आ जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, ठीक है। लैम्डा 2 आपको दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम और ये है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको सब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 5/3
4, 5/4 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ कि ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं है, 1 लाइनर 2 लाइनर हैं। ठीक है, तो आप उसको नोटबुक में अपने नोट करते चलिए। ठीक है, और आप उसको डेली हल्का हल्का रिवीजन भी करेंगे तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो हम लोग चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चंस लाया मैंने, कुछ थ्योरेटिकल है कुछ न्यूमेरिकल है, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। वीडियो बहुत ही छोटी होगी तो ताकि आपको बोरिंग ना लगे कि ज़्यादा लंबी वीडियो बना रहे हो आप, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको जहाँ फॉर्मूले जो होंगे इंपॉर्टेंट, जहाँ थ्योरी होगी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज़ शोन बाई। ट्रांसवर्स नेचर जो है लाइट का, किसके कौन सा ये फेनोमेनन है, इंटरफेरेंस है, रिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, डिस्पर्शन है, किससे हम लोगों को पता चलता है कि लाइट जो है ट्रांसवर्स नेचर का है। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर का है तो वो सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूं, पोलराइजेशन है। ठीक है, पोलराइजेशन इसका आंसर होगा, क्यों पोलराइजेशन से आपको पता चलता है कि लाइट का जो नेचर है वो क्या है, ट्रांसवर्स नेचर है। ठीक है, क्योंकि पोलराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, पोलराइजेशन में हम लोग जो है रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसको, वाइब्रेशंस को। ठीक है, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव। ठीक है, तो पोलराइजेशन में यही हम लोग रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं। ठीक है, तब वही बताता है कि लाइट जो है ट्रांसवर्स नेचर का है। ट्रांसवर्स मीन्स कि जो मीन्स इट इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आप कंसिडर कर रहे हो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव, एंड आप जिस डायरेक्शन में आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, मतलब एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देते हो आप वाइब्रेशंस को, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस विल बी इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यही पोलराइजेशन हम लोग इसको बोलते हैं, और यही ट्रांसवर्स नेचर जो है लाइट का, ट्रांसवर्स नेचर को शो करता है। ठीक है, तो अगला हम लोग क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सब है हमारे पास, द वेव फ्रंट ऑफ द डिस्टेंट सोर्स नोन ऑफ अ नोन शेप इज अप्रॉक्सीमेटली, स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इलिप्टिकल होता है, या प्लेन होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नज़दीक से देखोगे, जैसे नज़दीक से अगर आप देखते हो किसी भी सोर्स को, सबसे पहले सोर्स आपको मैं अगर बता दूं कि अगर वो सोर्स आपका जैसे सिलिंड्रिकल आपका है, यानी जैसे एक ट्यूबलाइट होता है ना, ट्यूबलाइट का अगर मैं एग्जांपल लूँ आपके पास, ठीक है, ट्यूबलाइट का एग्जांपल लूँ, या आप बोल सकते हो कि लीनियर जो है, अगर लीनियर शेप का सोर्स है, ठीक है, लीनियर शेप का सोर्स है, तो उसका जो वेव फॉर्म बनता है ना, वो वेव फॉर्म आपको सिलेंड्रिकल दिखेगा। कैसा दिखेगा, सिलेंड्रिकल दिखेगा। ठीक है, और अगर शेप जैसे लीनियर नहीं है, अगर मान लो कि जैसे कोई राउंड शेप है, मतलब स्फीयर है, जैसे राउंड हो गया या स्फीयर बोलोगे, तो स्फीयर का जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा। ठीक है, वो स्फेरिकल बनेगा, क्या बनेगा, स्फेरिकल। ठीक है, लेकिन अब जब आप इसको डिस्टेंस से देखोगे, तो डिस्टेंस से आप देखोगे तो हमेशा आपको वो प्लेन नज़र आएगा एक। ठीक है, प्लेन एक नज़र आएगा, क्योंकि जैसे सिलेंड्रिकल शेप को अगर नज़दीक से देख रहे हो तो वो सिलेंड्रिकल निकल रहा है, वो सिलेंड्रिकली वो जो है स्प्रेड हो रहा है, राउंड शेप है। जैसे अगर आप लीनियर के, अगर मैं ट्यूबलाइट की बात करूं तो ट्यूबलाइट के जो वेव फ्रंट्स होते हैं उसमें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं। और अगर मैं एक बल्ब की बात करूं तो बल्ब में अगर मैं बात करूं तो बल्ब हो जाएगा आपका, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स उसमें बनते हैं। लेकिन अगर आप वही चीज़ डिस्टेंस से देखो तो आपको वो एक प्लेनर नज़र आएगी। जैसे अगर आप उसको देख लो, क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप को ही अगर आप देख लो, सिलेंड्रिकल शेप को ही अगर आप देख लोगे दूर से, तो आपको दूर से वो प्लेनर दिखेगा। प्लेनर दिखेगा मतलब क्या, उसका शेप क्या दिखेगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा, शेप विल बी रेक्टेंगुलर। वो क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, और स्फेरिकल अगर है तो वो क्या दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। ठीक है, और सर्कुलर क्या है, प्लेन है, दोनों ही प्लेन है। तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाता है इस क्वेश्चन का, वो हो जाता है प्लेनर। ठीक है, प्लेन दिखेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। तो अब दूसरा हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे थ्योरेटिकल नहीं, अब हमारे पास न्यूमेरिकल आ चुका है, बाकी 3 न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चंस, आपको ये क्वेश्चन जो है आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन है बहुत ही ईजी अप्रोच इसका। ठीक है, सिंपल से एक यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताऊँगा, उसको आप माइंड में रखना ऑलवेज। ठीक है, इन अ यंग्स डबल स्लिट
एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड, ठीक है, 12 फ्रिंज पैटर्न बन गया। फ्रिंज मतलब क्या हो गया कि मतलब जो पैचेस आपके बनते हैं, जैसे दो कोहेरेंट सोर्स से अगर लाइट आ रहा है, अगर दोनों को इंटरफेयर करवाओगे, ठीक है, तो आपके मतलब उस इंटरफेरेंस या जहाँ पे सुपरपोजिशन हो रहा है वहाँ पे एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो है वहाँ पे कुछ ब्राइट फ्रिंज बनते हैं। फ्रिंज मतलब होता है कि एक ब्राइट पैच बनेगा, एक डार्क पैच बनेगा, ठीक है, पैच ऑफ लाइट, तो उसी को फ्रिंज हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। तो 12 फ्रिंज बन रही है, ठीक है, तो वी फॉर्म्ड इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। और आप जो स्लिट से जो आपको इंटरफेरेंस आप कहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, स्क्रीन पे, ठीक है। तो आपका जो कितना वेवलेंथ पे बन रहा है, 600 nm पे, 600 नैनोमीटर जब आप ले रहे हो तब आपका जो है 12 फ्रिंज बन रहा है। जब आप वेवलेंथ को चेंज कर दो 400 नैनोमीटर पे, तब आपका जो फ्रिंज जो होगा आपका कितना फॉर्म हो रहा होगा स्क्रीन पे, कितने फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे होंगे, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये क्या यहाँ पे यूज़ होगा। देखिए एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज होता है उसका इक्वेशन। देखो ब्राइट फ्रिंज की अगर मैं बात करूँ कि ब्राइट फ्रिंज की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ब्राइट फ्रिंज जो है, जैसे मैं ब्राइट फ्रिंज की बात करूँ कि ब्राइट फ्रिंज जो है, ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज की इक्वेशन जो डिस्टेंस होता है स्क्रीन पे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन या सेंट्रल, तो दैट इज इक्वल टू एक्स एन इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। कैपिटल डी जो है आपका स्लिट और ऑब्जर्वेशन स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। और लैम्डा जो है आपका वेवलेंथ है, तो यहाँ पे वेवलेंथ ही चेंज हो रही है, ठीक है। और लेकिन आप देखोगे जो आपका कैपिटल डी है और जो स्मॉल डी है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने ब्राइट फ्रिंज का एग्जांपल लिया, अगर वही मैं डार्क फ्रिंज का एग्जांपल लूँ, जैसे अगर मैं डार्क फ्रिंज की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, डार्क फ्रिंज की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो डार्क फ्रिंज की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाता है एक्स एन इज इक्वल टू होता है एक्स एन डैश, इसको ले लेते हैं हम लोग, एक्स एन डैश विल बी इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे 2n-1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई डी, ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पे। बस दोनों में इतना का ही फ़र्क है। तो चलिए हम लोग ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग देख लेते हैं। अगर ब्राइट फ्रिंज के साथ हम लोग प्रोसीड करते हैं तो क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज के साथ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं तो ब्राइट फ्रिंज ले रहे हैं, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो, क्योंकि आपका वेवलेंथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ब्राइटनेस की अगर बात हो रही है, ठीक है, ब्राइटनेस की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे आपने वेवलेंथ चेंज किया, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे सिंपली ये करना है, ये हो जाएगा, हम लोगों को लगाना है n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ठीक है। तो हमारे पास n1 हम लोगों को पता है, लैम्डा 1 पता है, n2 निकालना है और लैम्डा 2 भी पता है। तो सिंपली यहाँ से आप लैम्डा n2 आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। n2 आप फाइंड आउट कैसे करोगे, हो जाएगा n1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ठीक है, लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। आपको n1 की वैल्यू जो दी हुई है वो 12 है, ठीक है, और आपका लैम्डा 1 कितना है, 600 है, और लैम्डा 2 है 400। तो 600/4 करोगे तो आप 400 करोगे तो ये 3/2 आएगा, और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 18 आ जाएगा, ठीक है। और 18 आपका आंसर है। और उसी तरीके से अगर आप डार्क फ्रिंज के साथ भी अगर आप प्रोसीड करते हो तो ये आंसर आपका आने वाला है n2, जो करीबन आ जाएगा वो 17 पॉइंट समथिंग 5 के करीब आएगा। आप एक बार चेक कर लेना इसको। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 18 लिख सकते हो। तो आप यहाँ से 18 आपका यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, दोनों फ्रिंज के साथ आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, हम लोगों ने क्या यहाँ पे फॉर्मुलेशन किया, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया एक्चुअली कि जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस है या डार्क फ्रिंज का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा है।
तो चेंज अगर एक्चुअली हो रहा है तो यहाँ पे हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर मैं आपको बताऊँ कि देखो, बोलोगे अब कैसे हुआ, तो देखो जैसे एक्सन है यहाँ पे, तो लैम्डा क्योंकि आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, लैम्डा आप चेंज कर रहे हो, तो आप लैम्डा चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब एन भी चेंज हो रहा है, वहाँ पे एन की वेरिएशन आपको देखने को मिल रही है। एन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके लैम्डा के आ रहा है। तो ये दोनों अपना वैल्यू ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं कि जो ब्राइटनेस, जो ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस है या डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, तो ये दोनों आपके कांस्टेंट रह रहे हैं। दैट्स वाई आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, तो आप दोनों का आप देख सकते हो। दैट्स वाई आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि ये जो होगा आपका n इंटू लैमडा विल बी कॉन्स्टेंट, और n लैमडा अगर आपका कॉन्स्टेंट हो तो आप ये चीज़ आप लगा सकते हो यहाँ पे n1 लैमडा 1 इज इक्वल टू n2 लैमडा 2, सिंपली आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम लोग देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक्स का यूज़ यहाँ पे किया गया है। तो देख लो यहाँ पे लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी, ठीक है, एक ग्लास प्लेट है जिसकी थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी म्यू है। अगर c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में है तो टाइम टेकन, तो टाइम कितना आपको लगेगा बाय द लाइट टू ट्रैवल दिस थिकनेस ऑफ ग्लास, ठीक है। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे टाइम हम लोगों को निकालना है। तो टाइम हम लोगों को निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस जो है आपका डिस्टेंस बाय वेलोसिटी आपको करनी पड़ती है, सिंपल बेसिक है। तो ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस को कितना ट्रैवल करना है, थिकनेस आपको टी दी हुई है ना, चलो इसको हम लोग कैपिटल टी से इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पे थिकनेस टी से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी, ठीक है। तो टी जो है कैपिटल टी, टाइम टेकन है। तो डिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है, थिकनेस, डिस्टेंस वाइज जो थिकनेस आपको थिकनेस ट्रैवल करना पड़ेगा। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट जो है आपको सी जो है आपको वैक्यूम का दिया हुआ है, ठीक है, तो वैक्यूम का दिया हुआ है और आपको ग्लास में वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। तो ग्लास में वेलोसिटी क्या होगी, जो वैक्यूम की वेलोसिटी होगी और ग्लास की वेलोसिटी होगी वो कम होगी, ठीक है, और कितनी टाइम्स कम होगी, म्यू टाइम्स कम होगी। तो आप लिख सकते हो ये वेलोसिटी इन ग्लास कितनी हो जाएगी, c डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। अब ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है या वी बाई सी होता है। आप इसी तरीके से कॉन्सेप्ट लगा लिया करो अपना कि वैक्यूम में जो होगी लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। और अगर कोई डेंसर मीडियम आ जा रहा है तो डेंसर मीडियम में भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि डेंस है तो पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। तो वेलोसिटी कम होगी तो वो आप उसको म्यू से डिवाइड कर दीजिए, और म्यू जो जनरली है वो 1 से बड़ा होता है कोई भी मटीरियल के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये वेलोसिटी यहाँ पे कम हो गई, और जब आप इसको सॉल्व करोगे फाइनली तो आपका आंसर आ जाएगा ये म्यू टी डिवाइडेड बाई सी। अब जो आपका ऑप्शन है कौन सा, डी ऑप्शन के साथ आप चले जाओगे, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फॉर्मुलेशन किया है, ठीक है, कि v इज इक्वल टू, ये आप लगा सकते हो, ठीक है, सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय 4:1, देन द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स इज, देखो यहाँ पे भी एक सिंपल फार्मूला का यूज़ हम लोग करेंगे। तो रेशियो ऑफ द, तो यहाँ देखो आप लोग नोट ज़रूर करते चलना इसको नोटबुक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स हैं और जो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे दिया हुआ है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बताना चाहूँगा। जो एम्पलीट्यूड रेशियो होता है उसको हम लोग आर से लिखते हैं, ठीक है, आर से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, और वो होता है एम्पलीट्यूड, जैसे एम्पलीट्यूड्स का रेशियो होता है A1/A2, ठीक है, A1/A2। और हम लोगों ने ये देखा है कि एम्पलीट्यूड और जो इंटेंसिटी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, नोट करते चलो आप, ठीक है, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के। तो आप यहाँ पे फिर आप देख सकते हो कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ I1/I2, ठीक है, रूट ऑफ I1/I2। हम लोगों को निकालना है रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आप सिंपली पुट कर दो, आपका एम्पलीट्यूड का रेशियो है
रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। रेशियो ही हम लोगों को फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड्स का। इंटेंसिटी क्या आपको दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली A1/A2 आप निकाल लोगे, रूट अंडर इंटेंसिटीज दी हुई है, तो ये आ जाएगा क्या, 2:1 आ जाएगा। तो सिंपल आप देख रहे हो कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी टाइप्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बताओ। ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। तो अभी के टाइम में आई थिंक कि एग्ज़ाम्स आपके काफ़ी क्लोज आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस के फॉर्म में ही लर्न करना सही रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। तो आप अ चार्ज्ड बॉल बी हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड एस, तो एक बॉल जो है हैंग कर रही है, सिल्क थ्रेड से कनेक्टेड है, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद अ लार्ज चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट, और जो कि पी एक शीट है, बहुत ही लार्ज कंडक्टिंग शीट है, तो इन्फिनाइट प्लेट आप मान सकते हो इसको। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट इज़ प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये प्लेट भी चार्ज है और आपका जो सामने क्यू चार्ज हैंग कर रहा है, तो बी पे, यहाँ पे क्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ये जो क्यू है, ये क्यू चार्ज हैंग कर रही है, ठीक है। तो इसके एफ बी डी को हम बनाएंगे सिंपली, और हम लोगों को जो है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो बताना है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे इजीली। एफ बी डी बनाएंगे हम लोग सबसे पहले। तो हमारे पास जो फिगर है उस हिसाब से हम बना देंगे। ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, रफ में बना रहा हूँ। और ये बॉल जो हैंग कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे मैं फोर्सेस को शो कर देता हूँ, क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। तो ये एंगल थीटा जो बन रहा है, तो यहाँ पे एक टेंशन आ रहा होगा टी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे फोर्सेस को। ये जो प्लेट चार्ज्ड है, ठीक है, तो ये प्लेट चार्ज है, तो मान लेते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो ये फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रही होगी, ये फील्ड प्रोड्यूस कर रही होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप देख लो। जो चार्ज प्लेट होती है, वेरी लार्ज चार्ज प्लेट, उसके लिए, उसके कारण जो फील्ड आता है वो आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये हैंग कर रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके कारण इसमें, इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा टी, ठीक है। जब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा होगा, ठीक है। जब ये एंगल थीटा होगा, तब आप इसको कंपोनेंट्स में तोड़ लोगे सिंपली। इसको कंपोनेंट्स में तोड़ोगे तो ये एंगल ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा आपका, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट आपका बन जाएगा व्हाट, टी साइन थीटा, ये कंपोनेंट हो गया, ठीक है। और इस कंपोनेंट की हम बात कर लें, तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा mg, डाउनवर्ड एक्ट करेगा जो कि, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा रहा है और इस पे इस चार्ज का मैग्नीट्यूड की है क्यू है, तो इस पे फोर्स लगेगा क्यू ई। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, इक्विलिब्रियम में होगा ये जो आपका बॉल हैंग कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस हम लोग को लगाना पड़ेगा। जो आपका एफ एक्स होगा, नेट एफ एक्स, वो ज़ीरो होगा, नेट एफ वाई आपका ज़ीरो होगा। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ इक्वेशन लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका, पहले हम लोग लिखते हैं एक्स के लिए लिखते हैं, तो एक्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि टी साइन थीटा इज़ इक्वल टू एफ इज़ इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। और मैंने आपको बताया यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आप इसको लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, क्यू इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमारे पास टी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम लोग टी कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वाई
डायरेक्शन में जब हम लोग इक्वेट करेंगे फोर्सेस को, तो टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन बना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट टी टी कैंसिल हो जाएगा आपको, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यू विल गेट टैन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू क्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। तो हम लोगों को पूछा था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्या वेरिएशन होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पे सिग्मा देख सकते हो, टैन थीटा आप देख सकते हो। तो सिग्मा जो है आपका, Q इज़ योर कांस्टेंट, सिग्मा नॉट इज एप्सिलॉन नॉट इज़ कांस्टेंट एंड एम जी इज़ कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि थीटा जो होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो प्रोपोर्शनल हो रहा है टैन थीटा के। तो ये रहा हमारा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, टैन थीटा हमारा आंसर हो जाता है। अब हम लोग आप इसको नोट करते चलोगे तो आपके लिए बहुत ही, आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा आप देख सकते हो कि जो आपका प्लेट है, ये इस प्लेट के कारण जो फील्ड होगा, इस प्लेट के कारण जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो कितना होगा। तो E इज इक्वल टू आप देख लोगे यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपने सीखा, ठीक है। फोर्सेस को हम कैसे इक्वेट करते हैं, ये तो बेसिक सा था, ठीक है। तो वही चीज़, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सामने कि 4 चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस्ड at the 4 corners of a square and a charge q is at its center if the system is in equilibrium, the value of q। सिंपल सा ये भी एक क्वेश्चन है। तो हम लोग एक रफ स्केच बना लेते हैं। सबसे पहले रफ स्केच हम बना लेते हैं। तो एक स्क्वायर बना है, ठीक है, स्क्वायर हमने बनाया। स्क्वायर पे हम लोगों को सारे पे माइनस क्यू रखा गया है, माइनस क्यू रखा गया है। पहले हम लोग इसको डायगनल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो माइनस क्यू रखा गया, तो माइनस क्यू मैं रख देता हूँ सब जगह, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू डाल दिया मैंने। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर पे भी एक चार्ज है, दैट इज छोटा क्यू, बट इट्स प्लस छोटा क्यू। हम लोगों को यहाँ पे सिंपल सा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे अगर हम लोग ये इस चार्ज को देखें, माइनस क्यू को देखें और इस छोटे क्यू को देखें, तो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो आप देखोगे जब भी प्लस क्यू पे अगर आप दोनों साइड से देखोगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑपोजिट साइंस के हैं, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो इधर से भी अट्रैक्शन बराबर और इधर से भी अट्रैक्शन बराबर और इधर से भी अट्रैक्शन बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में आपका रहेगा, ठीक है। तो लेकिन हम लोग इसीलिए हम लोग इसकी इक्विलिब्रियम को चेक नहीं करके एक जो कॉर्नर पे आपका जो चार्ज रखा हुआ है उसके इक्विलिब्रियम को हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे फोर्सेस देखते हैं कि फोर्सेस क्या क्या आ रहे हैं। फोर्सेस देखिए, जैसे अगर मैं इस वाले की बात करूं, तो इस वाले पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो फोर्स होगा आपका इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो डायगोनली ऑपोजिट चार्ज है इसके कारण भी देखते हैं, और ये भी डायगोनल के हाफ लेंथ पे ये जो चार्ज है इसके कारण भी हम लोग तो यहाँ पे हम लोग इसका FBD बना लेंगे सिंपली। तो नीचे वाला जो चार्ज है, ये नीचे वाला जो चार्ज है इसके कारण जो फोर्स होगा
इसके कारण जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और इस वाले चार्ज के कारण जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दोनों 90 डिग्री पे होंगे, और इस वाले के कारण जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और इस वाले के कारण जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये तीनों फोर्सेस जो हैं, सपोज इसको हम लोग 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, तो जो F1 होगा और जो F2 होगा वो तो बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड का है दोनों चार्ज, और डिस्टेंस भी दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम लोग F1 और F2 लिख लेते हैं, क्या होगा F1 और F2 जब हम लोग लिखेंगे, F1 और F2 को हम लोग लिख लेते हैं, तो F1 इज इक्वल टू F2, और वो हो जाएगा किसके बराबर, KQ² डिवाइड बाई A स्क्वायर, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। और ये वाला जो फोर्स हो गया मतलब F3, तो F3 भी हम लोग लिख लेते हैं कि F3 क्या हो जाएगा आपका, F3 आपका हो जाएगा KQ² डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा √2A स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमारा स्मॉल q है इसका फोर्स क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा, चलो से इसको हम लोग F4 बोल लेते हैं, यहाँ पे 4 है, F4 जो है हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल √2A बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों को अब क्या करना है यहाँ पे, सिंपली ये जो आपका फोर्स है F1 F2 जो फोर्स हो गया आपका, F1 F2 जो फोर्स है, और F3 है, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लोगों को क्या करना है, F4 से इक्वेट कर देना है, ठीक है। क्या समझे आप लोग कि हमारा जो F4 है, क्योंकि वो इट्स एन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और जो भी फोर्सेस आपके आ रहे हैं, क्योंकि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और जो भी F1 F2 और F3 आ रहे हैं वो रिपल्सिव है, ठीक है, वो रिपल्सिव इन नेचर है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट हम निकालेंगे, उसको F4 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है, F4 से इक्वेट कर देंगे। तो चलिए हम लोग इक्वेट करते हैं इसको। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे F4 को हम लोगों को इक्वेट करना है, किससे, हम लोगों को इक्वेट करना है F(3) प्लस ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड, यहाँ पे F1 F2 की इक्वल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, इक्वल है बिल्कुल, क्योंकि चार्ज और आपका क्या है, चार्ज और डिस्टेंस जो है दोनों सेम है, तो आप फोर्स की वैल्यू लिखोगे तो वो भी सेम आएगी आपको, ठीक है। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग सबसे पहले कंपोनेंट ले लेते हैं, तो जैसे क्योंकि दो फोर्सेस है 90 पे, तो उसका जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो क्या आता है √2। अब यहाँ पे F(2) ले लो या F(1) ले लो, दोनों बात बराबर है, ठीक है। इसको हम लोग को इससे इक्वेट करना है, तो F4 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, F4 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है कि Q/, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या है √2/A/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A/√2 का होल स्क्वायर, तो 2 आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, आपका 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे रहेगा आपका A², और इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे किससे, ये हो जाएगा आपका F(3) क्या है आपका, F3 क्या है आपका, F3 जो है आपने निकाला है ये KQ² बाई, ये हो जाएगा 2A² प्लस ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर √2 लिखना है आपको, √2KQ² बाई A²। नाउ जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि A² गॉन, ठीक है, K गॉन, K गॉन, K गॉन, और एक Q भी आप गया, तो आपका यहाँ पे बचता क्या है,
तो आप यहाँ लिख सकते हो इसको। सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2Q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2 प्लस √2Q। हम लोगों को स्मॉल q निकालना है, तो जब स्मॉल q जब आप निकालोगे तो स्मॉल q विल बी इक्वल टू Q बाई 4 Q बाई 4 प्लस √2 बाई 2Q यहाँ से आप कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हो। कॉमन वगैरह जब हम लोग लेंगे तो Q बाई 4 हम कॉमन लेंगे जब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2√2, और यही हमारा आंसर है। आप इसको मैच कर सकते हो आपके गिवन ऑप्शन से। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये भी। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज़ अ फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ, ठीक है। तो अगर हम लोग एक इसकी वेरिएशन को देखें फील्ड के, आपका यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है आपका r है, ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर जो है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर जो फील्ड का जो वेरिएशन होता है, इनसाइड की अगर मैं बात करूँ, इनसाइड की अगर बात करूँ तो फील्ड जो है प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, मतलब डिस्टेंस के, ठीक है, अंदर वाले डिस्टेंस सेंटर से जो आप देखोगे। लेकिन अगर जैसे ही आप आउटसाइड देखोगे, जैसे फील्ड की वेरिएशन होती है नॉर्मली 1/r² से वेरी करता है। तो आप इसका ट्रेंड देख सकते हो, आप इसका ग्राफ देख सकते हो क्या होगा, क्योंकि शुरू में क्या है, ये एक लीनियर वेरिएशन शो कर रहा है, बाद में आपका 1/r² से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ को सिंपली प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि आपको इनसाइड मैंने क्या बताया, लीनियर वेरिएशन है, तो लीनियर वेरिएशन ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, लीनियर वेरिएशन ये हो गया, उसके बाद आउटसाइड में आपका वेरिएशन है 1/r² का, तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये वेरिएशन हो जाएगा आप, तो आप इसका ट्रेंड देख सकते हो। ये यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा, जैसे ही आप r के आगे बढ़ोगे, और ये आपका फील्ड का एक्सिस हो गया, ठीक है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल सा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन बी आपका मैच कर जाता है, ऑप्शन बी आपका मैच कर जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा वीडियो को। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और नोटबुक में आप इसको नोट करते चलो। बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्प कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है, फॉर्मूले भी। तो आप इसको बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आप बना रहे हो उसको रिवाइज करते चलो, और मैं डेली वीडियोस आप लोगों के लिए निकालता रहूँगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो अ मेटालिक शेल हैज़ अ पॉइंट चार्ज Q केप्ट इनसाइड इट्स कैविटी, ठीक है। एक कैविटी के अंदर एक मेटालिक शेल है, उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज Q रखा गया है उसके कैविटी में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, और आपको प्रॉपर्टीज़ अगर आपको पता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो कैसे हम लोग इसको आंसर करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कंडक्टर के अंदर नहीं एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको ये बता दूं कि जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोले तो जहाँ पे पोटेंशियल आपका क्या हो, सेम हो, ठीक है। जहाँ पे पोटेंशियल आपका सेम हो, आप बोल सकते हो V जो होगा कांस्टेंट होगा इसके सारे जगह पे, सारे सरफेस पे आप बोल सकते हो, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है, ठीक है। और फील्ड लाइंस जो होंगी, फील्ड लाइंस को मैं आपको ग्रीन कलर से बना दे रहा हूँ,
जो भी फ्री फील्ड लाइंस होंगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो देख सकते हो ये 90 90 ये 90 बना रहा है, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में इजीली आप देख सकते हो कि जो कंडक्टर है, तो कंडक्टर बनाया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम बना रहे हैं तो आपका चार्ज जो है सेंटर पे ना रख करके थोड़ा सा कुछ इस जगह बनाया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो फील्ड लाइंस निकलेंगी, फील्ड लाइंस वो इस कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। फिर यहाँ से अगर ये निकल रहा है, फील्ड लाइन अगर ऐसे निकल रहा है तो 90 का एंगल ये बना के निकलेगा और यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके अंदर, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ से निकलेगा तो ये 90 का एंगल बनाएगा, ये 90 का एंगल बनाएगा, और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन जो है वो है आपका सी ऑप्शन। क्योंकि सी ऑप्शन में आप देख सकते हो कि कंडक्टर के अंदर जो भी है, कंडक्टर के अंदर आपका फील्ड लाइंस जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कंडक्टर के अंदर आप देख सकते हो फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और जो भी आपके फील्ड लाइंस निकल रही है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो कंडक्टर है आपका वो परपेंडिकुलर उसके निकल रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ को आप नोट डाउन करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में है गॉसियन सरफेस से रिलेटेड है। तो कंसिडर द चार्ज कन्फिग्रेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस है, ये जो आपको दिख रहा है सर्कुलर, तो वो एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है, गॉसियन सरफेस है। इसके अंदर चार्ज रखे हुए प्लस Q1 और माइनस Q1, ठीक है। और बाहर में एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो आपको बताना है कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, calculating the flux of the electric field over the spherical surface the electric field will be due to, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा होगा, मान लो सपोज कुछ भी चार्ज रखा हुआ है इसके अंदर, Q1 है चार्ज, Q2 है, कुछ भी साइन होगा प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर इससे अगर आपको फ्लक्स निकालना है, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं जनरली। तो फ्लक्स से अगर मैं बता दूं तो वो होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज कंटेंड इन इट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे क्यू नेट बोल सकते हो कि इसके अंदर क्यू नेट क्या है, क्यू नेट क्या है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Q1 माइनस Q2। तो अगर आपको ये बोल देता है कि आप निकालिए गॉसियन सरफेस से फ्लक्स क्या है, ठीक है। तो जो भी अगर इसके बगल में अगर मैं एक चार्ज रख भी दूं, जैसे अगर मैं एक QI अगर मैं चार्ज रख दूं तो ये इस पर असर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जो निकालना है फ्लक्स वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उससे ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके कारण होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है, फ्लक्स मैंने बताया, तो फ्लक्स जो है गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसके कारण होगा फ्लक्स। लेकिन फील्ड आपको निकालना है गॉसियन सरफेस पे, तो भाई जाहिर सी बात है वो तीनों चार्जेस के कारण होगा, ठीक है, जो भी इर्द गिर्द इसके चार्जेस हैं। तो आप यहाँ पे इजीली आंसर आप बता सकते हो क्या होगा, आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम पे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q, the system of the three charges will be in equilibrium if
Q इज़ इक्वल टू, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको, बना देता हूँ यहाँ पर आपके सामने। तो ये हो जाएगा एक, जैसे 2 लाइनें ये मान लो कि यहाँ पे Q बन गया और यहाँ पे आपका Q बन गया, ठीक है। चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, ये इक्वल भी है और एंड पे रखे हुए प्लेस्ड एट द सेंटर। एक चार्ज जो है Q जो है एक सेंटर पे चार्ज एक रख दिया जाता है, Q एक चार्ज जो है वो सेंटर पे रख दिया जाता है, ठीक है। द सिस्टम, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस है वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, तब आपको Q की वैल्यू पूछ दी गई है। तो यहाँ पे सपोज़ हम लोगों को Q रखने के लिए बोल दिया। सपोज़ मैं यहाँ पे जो चार्ज रख रहा हूँ वो पॉजिटिव है, अगर मैं इस चार्ज को अगर मैं मान लो कि पॉजिटिव मान लेता हूँ, देखिए जब मैं इस चार्ज को अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं इस चार्ज को, स्मॉल Q वाले चार्ज को अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देता हूँ इस साइड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, तो देखो सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे। तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ठीक है, ये वाला चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, और ये Q वाला चार्ज जो है ये छोटे Q को जो है रिपेल करेगा, ठीक है। तो दोनों साइड से इसको रिपल्शन मिल रहा है, तो ये तो भाई अपना बैलेंस हो जाएगा स्मॉल Q। लेकिन अगर मैं इस वाले Q की बात करूँ, बड़े वाले Q पे, इसको नेमिंग कर देते हैं, ये है A, ये है B और ये C। तो C पे जो चार्ज रखा है, अब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये छोटा Q जो है वो ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, उसको रिपेल करेगा। और प्लस Q जो है A पे रखा हुआ जो है ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। तो जब दोनों ही मिलकर रिपेल कर रहे हैं तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द सिस्टम हो जाएगा, ये आउट ऑफ द सिस्टम हो जाएगा, आउट ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। तो सिमिलरली आप उस तरीके से भी आप देख सकते हो कि ये जो A पे चार्ज रखा है ये भी आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को जो चार्ज का नेचर है जो B पे रखा हुआ है उसके नेचर को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, इसके नेचर को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो नेगेटिव बना देंगे हम लोग। जब आप नेगेटिव बनाओगे तब आप देख लो तो आपकी कंडीशंस जो हैं सेटिस्फाई कर जाएंगी। यहाँ पे प्लस क्यू कंडीशंस आपके इजीली सेटिस्फाई करेंगी। माइनस क्यू अगर मैं डाल दूँ तो आप देख सकते हो माइनस क्यू है, तो अब देखो दोनों साइड से इसको क्या होगा, दोनों साइड से इसको अट्रैक्शन होगा। तो भाई जो बी पे जो चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू वो तो आपका संभल जाएगा, ठीक है। ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, सॉरी, ठीक है। अब देख सकते हो, अब आउटर चार्जेस की अगर मैं बात करूँ, ए की बात करूँ या सी की बात करूँ, तो अगर स्मॉल क्यू जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, स्मॉल क्यू क्या इस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो ए पे चार्ज रखा हुआ है वो सी वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सिमिलरली वो ए के लिए केस है, तो इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, ठीक है, चांसेस हैं। तो अब हम लोग कंडीशन निकाल लेते हैं। तो कंडीशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज़ हम लोग चलिए हम लोग सी पे एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सी की इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं, बी तो इक्विलिब्रियम है तो सी की इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं। तो सी पे ए के कारण क्या होगा, जो ए पे जो फोर्स आपका सी पे जो फोर्स लगेगा ए के कारण, चार्ज क्यू के कारण, वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा बाहर की तरफ, ठीक है। और यही बी पे जो चार्ज है वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं एफ ए सी, और इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, एफ बी सी, ठीक है। अब दोनों के मैग्नीट्यूड को हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। दोनों को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा कि एफ बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए सी हो जाएगा। अब दोनों को इक्वेट करो, जो हम लोग जो फोर्स होता है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो हम लोग फोर्स निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होता है, क्या होता है, के इंटू Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो सेंटर पे रखा था तो हम लोग इसके डिस्टेंस को x मान लेते हैं, इधर भी हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग d स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब मैं एफ ए सी जो फोर्स है मैं उसको डायरेक्टली इक्वेट कर रहा हूँ,
डायरेक्टली इक्वेट कर रहा हूँ, तो एफ ए सी वाला जो हो जाएगा फोर्स वो क्या हो जाएगा, चार्जेस आपका क्या है क्यू एन क्यू, तो ये हो जाएगा के इंटू कैपिटल क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2x स्क्वेयर, ठीक है। और एफ बी सी को भी मैं लिख ही देता हूँ। एफ बी सी को जब मैं लिखूँगा तो एफ बी सी हो जाएगा आपका के इंटू स्मॉल क्यू माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमने स्मॉल क्यू को माइनस लिया है ना, नेगेटिव लिया है। नेगेटिव नहीं भी लोगे तो आप क्यू मान करके सॉल्व करो, बाद में नेगेटिव आप ले लोगे, ठीक है। Q2 हो जाएगा आपका कैपिटल Q और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, ये हो जाएगा के इंटू क्यू स्क्वेयर, ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, के से के गया, क्यू से क्यू गया। तो आप यहाँ से इजीली आप आंसर को लिख सकते हो और आंसर आपका हो जाएगा क्या, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 4। ये हो गया हमारा आंसर। आप ऑप्शन में फिर देख सकते हो क्या है आपका आंसर विल बी -q/4, प्लस q/4 नहीं मार देना भाई, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन बोला था और q/4 मैग्नीट्यूड आया, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर है, तो जो चार्ज कैपिटल Q है वो जो है ऑपोजिट कॉर्नर्स पर रखा हुआ है। अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर दो कॉर्नर्स पे रखे गए हैं। इफ़ द स्मॉल q को अदर दो कॉर्नर पे रखे हैं, इफ़ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन q, जो कैपिटल Q है उस पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है नेट 0 है, तो आपको रेशो पूछ रहा है कैपिटल Q बाई स्मॉल q की रेशियो क्या होगी। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको हल्की सी डायग्राम बनानी है और आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। स्क्वायर हम बनाते हैं, इसको ज्वाइन ऐसे करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है वो कर लेते हैं। ये कैपिटल Q हो गया, ये कैपिटल Q हो गया, इसको ज्वाइन कर दो। ये हो गया आपका स्मॉल क्यू, ठीक है। अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो इसकी नेमिंग भी हम लोग कर लेते हैं, चलो A B C D। D पे जो फोर्स है वो क्या है, 0 है। तो ये जो फोर्स है इस पे ये Q लगाए, कैपिटल Q जो है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है। अब तीनों फोर्सेस को हम लोगों को क्या करना है, तो आप देख सकते हो कि इस वाले फोर्स को जब हम देखेंगे, ये फोर्स और ये फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, दिस रिजल्टेंट वो होगा, वो इसी डायरेक्शन में आएगा आपका, ठीक है। और नेट फोर्स क्या बोल रहा है कि 0 है इस पर, तो नेट फोर्स जब 0 है तो इक्वल और ऑपोजिट होना पड़ेगा इनको, ठीक है। इक्वल और ऑपोजिट होना पड़ेगा, तो आपका जो साइन होगा हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है, साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो सिंपली हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्मॉल क्यू है और जो स्मॉल क्यू जो ऑपोजिट कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं, और जिस क्यू की हम बात कर रहे हैं, इस क्यू की हम लोग बात कर रहे हैं, इस पे हम लोग फोर्स देखेंगे कि क्या फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों देख सकते हो कि ये फोर्स और ये फोर्स जो है 90 पे लग रहे हैं, तो इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इस डायगोनल के अबाउट ही आएगा, इस डायगोनल के अबाउट ही आएगा। और जो कैपिटल Q और कैपिटल Q है, इस दोनों का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो भी, इस दोनों के बीच के फोर्स का डायरेक्शन है वो भी सेम डायरेक्शन में ही आ रहा है। तो हम लोगों को दोनों को क्या कर देना है, सम करके दोनों को 0 कर देना है, ठीक है। हम जो भी साइन आई हम लोग
देख लेंगे। तो उसको सॉल्व करेंगे इजीली। फोर्सेस को लिखेंगे, रिजल्टेंट हम लोग देख लेते हैं। जो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू है, उस दोनों के कारण क्या रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट अगर मैं बताऊं तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू √2 होगा, √2 के क्यू बाई डी स्क्वायर। स्क्वायर का साइड डी है, जब स्क्वायर का साइड डी है तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल का √2d हो जाएगा ना। डायगोनल क्या हो जाएगा, √2d हो जाएगा आपका। रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये रहा। और जो कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू है, उस दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, इस दोनों के फोर्स के बीच में होगा इन दोनों के Q इंटू क्यू डिवाइड बाई जो डिस्टेंस है, और √2 का डी स्क्वायर तो हो जाएगा 2d स्क्वायर विल बी इक्वल टू, क्या कर दोगे आप, या सम करके दोनों को कर दो इक्वेट। जब सम करके दोनों को सब ज़ीरो करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ √2 के क्यू बाई डी स्क्वायर गॉन, क्यू गॉन, के गॉन। यहाँ पे आपको आंसर इजीली दिखेगा। Q इज इक्वल टू, हम लोगों को रेशियो निकालना है ना, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू आप देख सकते हो, इट्स -2 बाई √2। तो ये रहा हमारा आंसर। तो बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस कराए थे मैंने, तो देख सकते हो। नोटबुक में इसको नोट करते चलो, छोटे छोटे की पॉइंट्स लिखने, फॉर्मूले आपके रिवाइज होते चलेंगे, तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगले वीडियो के लिए आप वेट करो और आप बताओ कि अगर आपको कोई भी डाउट्स है, आप किस टाइप के वीडियोस चाहते हो, तो मैं उस पर वर्क करूँगा। और आपके लिए ये मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के ही क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस होंगे मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। सो कीप सपोर्टिंग माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक इट, डू शेयर इट। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।